नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है ये। यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस क्लास के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर जाना। वैसे आपको बता दें कि ये हमारी क्लास नंबर 26 है। इससे पहले 25 क्लासेज हम आपको दे चुके हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। आपके पेपरों में वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाइए। आईटीआई एग्ज़ाम 2023 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पहले की सभी 25 क्लासेज को भी देखें। साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी 8 क्लासेज हो चुकी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन सारी क्लासेज आपको दे रखी है। बस आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और सारी क्लासेज देख लीजिए। एग्ज़ाम से पहले इन सभी क्वेश्चंस को पढ़कर जाना। आप चैनल से अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आप जैसे और भी बच्चे जो अभी तक क्लासेज अटेंड नहीं कर पाए वो हमारे साथ जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट और अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आइए आज की क्लास से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिशियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सीक्वेंस वाइज आपको क्लासेस दे चुके हैं, फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है हर दिन, ये मैं मानता हूँ। इसलिए आप क्लासेज को अच्छे से ज़रूर देखें। साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वो भी इसे आराम से पढ़ सकेंगे। आइए आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। प्रतिकर्षण मोटर में रोटेशन की दिशा कैसे विपरीत की जा सकती है? प्रतिकर्षण मोटर को इंग्लिश में रिपल्शन मोटर बोलते हैं। दरअसल रिपल्शन मोटर कम्यूटेटर मोटर की श्रेणी में रखी जाती है। इसमें स्टेटर और रोटर का एक एक्स आता है ऐसे, और हम उस एक्स को बदल करके ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें घूमने की दिशा बदलने के लिए संयोजन बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका भी आंसर रिपल्शन मोटर ही आता है। तो यहाँ आपका आंसर ए आएगा। ब्रूस एक्स को स्थानांतरित करके, शिफ्टिंग द ब्रूस एक्सिस, ठीक है। 20 डिग्री के शिफ्टिंग कोण पर हमें अधिकतम गति मिलती है। जब रोटर और स्टेटर दोनों एक्स एक ही हो जाते हैं तो उस समय मोटर रुक जाती है और गति 0 होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन आएगा। गति घूमने की दिशा परिवर्तन करने वाला सिंगल फेज मोटरों का है तो 3-4 तरीके से पढ़ लो। वैसे तो सेडेड पोल मोटर की घूमने की दिशा फिक्स होती है, सेलिएंट पोल से सेडेड पोल की ओर। कैपेसिटर वाली चारों मोटरें और 3 और एक वो स्प्लिट फेज, उनके एक ही ऑप्शन है, या स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के सिरे बदल करके हम घूमने की दिशा बदलते हैं। यूनिवर्सल मोटर में या तो ब्रूसों के कनेक्शन बदल दो या फिर फील्ड या आर्मेचर के सिरे बदल करके वो एक ऑप्शन आता है। ध्यान रखना, 2 ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ब्रूसों की पोजीशन शिफ्ट करना और ब्रूसों के कनेक्शन शिफ्ट करना। जब पोजीशन शिफ्टिंग आए तो रिपल्शन मोटर है, जब कनेक्शन बदलना ऑप्शन आए तो यूनिवर्सल मोटर है। आइए अगले सवाल पर। रनिंग वाइंडिंग को कोर के निचले भाग में क्यों लगाया जाता है? कि कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। जो हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटरें होती है, लाइक कैपेसिटर मोटरें मान लो, इसमें रनिंग वाइंडिंग जो होती है ना, उसकी गहराई ज़्यादा रखते हैं हम। स्लॉट के निचले भाग में होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग ऊपरी भाग में होती है। और वैसे ही नहीं तो आपको तो पॉइंट वैसे भी ध्यान रखना है, रनिंग वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की होती है। अब मोटे तार कम टर्न की एक विशेषता ये होती है कि इसका प्रतिरोध निम्न होता है। तो ये तो संरचना से ही हो गया। कम प्रतिरोध पाने के लिए स्लॉट में नहीं डालेंगे, कम प्रतिरोध पाने के लिए हमने मोटे तार कम टर्न की बना दी। और जब रेजिस्टेंस कम होता है तो उसका रिएक्टेंस या इंडक्टेंस उच्च होता है। डी उत्तर कर देंगे। हाई इंडक्टेंस हमें मिल सके क्योंकि स्लॉट में जितनी गहराई से आती है ना, एक 3 फेज मोटर में डीप बार केज रोटर बोलते हैं जिसमें 12:1 स्लॉट की गहराई का अनुपात रहता है। वो डीप बार यानी पूरी तरह से छड़ को गहराई में इंस्टॉल करते हैं। केज मोटर का प्रकार है 3 फेज में, रोटर टाइप केज होते हैं ना उसमें। अभी आपको डी उत्तर करना है, टू गेट हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्लास हो चुकी है, डीसी मशीनों की क्लास हो चुकी है और आज इसमें हम सिंगल फेज मोटर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। 25 क्लासेज, एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें करवाए हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम निकाल करके प्लीज़ उन क्लासेज को आप देखिए ताकि आपको कुछ नया सीखने को वहाँ भी मिले। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अर्ध कुंडल वाइंडिंग किस में होती है? दरअसल वाइंडिंग होती है 2 तरह की। एक को बोलते हैं
हाफ कॉइल वाइंडिंग और दूसरे को बोलते हैं होल कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, इससे क्या डिसाइड होता है? इससे डिसाइड होता है कि वाइंडिंग में हम कनेक्शन कैसे करेंगे। अगर होल कॉइल वाइंडिंग है तो बिगनिंग टू बिगनिंग और एंड टू एंड कनेक्शन किए जाते हैं। अगर वाइंडिंग हाफ कॉइल है तो बिगनिंग टू एंड और एंड टू बिगनिंग कनेक्शन किए जाते हैं, जैसा कि हमारे छत पंखे में होता है। अगर आपने किसी को छत पंखे की वाइंडिंग करते हुए देखा हो या आपको किसी ने आईटीआई में प्रैक्टिकल करवाया हो, तो ऐसे अगर स्लॉट में वाइंडिंग डालनी है ना, तो कैसे डलते हैं? मान लीजिए कि मैंने यहाँ से शुरुआत की, तो अगर यूँ डल रही है ना, तो अगले में वाइंडिंग की हम दिशा यूँ बदल देते हैं। तो अब देखो, इस वाइंडिंग का अंतिम वाला नेक्स्ट के देखो यहाँ से एंटर कर रहा है। ठीक है ना? तो इसके लिए एग्जाम्पल आपका सी उत्तर सही है, सीलिंग फैन आएगा, छत पंखा बोलेंगे। ठीक है, छत पंखा, सीलिंग फैन, सी ऑप्शन करके आना। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, घरेलू पानी पंप के लिए किस मोटर को इस्तेमाल करते हैं? डोमेस्टिक वाटर पंप होते हैं। अगर कभी भी आपने यूज के लिए देखा हो तो इसमें एक बड़ा सा कैपेसिटर होता है जो ऊपर ही रखा होता है मोटर के। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है वो, ठीक है ना, परमानेंट कैपेसिटर मोटर नहीं होती। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की विशेषता क्या है कि इसमें कैपेसिटर 75% गति तक ही सर्किट में रहता है। 75% से ऊपर स्पीड जाते ही मोटर में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है जो उसको हटा देता है। साधारण भाषा में, या जो मिस्त्री होते हैं ना लोकल लेवल वाले, ये इसको क्लच वाली मोटर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, लोकल लेवल वाली का मतलब ये नहीं है, मतलब पुराने टाइप जो होते हैं, अपन तो टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, नहीं तो लोकल भाषा में बोलते हैं कि मोटर में क्लच लगा हुआ है। ठीक है, डी उत्तर करके आना, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। जी, अगला सवाल देखो, शेडेड पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का काम क्या है? पहले तो मैं सवाल पूछूंगा कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। वास्तव में हम सिंगल फेज मोटरों में एक फेज़ को दो फेज़ों में बांटते हैं, तब जाकर मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, यानी 90 डिग्री का अंतर हमें लाना होता है। उसके लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग अगर होती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हमने कैपेसिटर लगा दिया, फेज सेपरेट हो गया। शेडेड पोल मोटर में क्या करते हैं कि पूरे बड़े भाग पर वाइंडिंग करने के बाद एक छोटी सी कॉपर की शॉर्ट सर्किटेड रिंग लगाते हैं, जिसे शेडिंग रिंग बोलते हैं। यानी पहला पार्ट तो आप ये समझिए कि इसका नाम क्या है, तो शेडिंग रिंग है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट में भी लगती है, कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत सिखाएगी आपको, एसी रिले में भी लगती है। दरअसल शेडिंग रिंग का काम होता है फेज स्प्लिट करना, यानी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनवाना, एक फेज को दो फेजों में बांटना, या फिर यूँ कह दो कि स्टार्टिंग टॉर्क बनवाना, ये इसका काम है। शेडिंग रिंग फेज अंतर पैदा करवाती है। इसमें एनर्जी मीटर में इंडक्शन टाइप में प्रेशर कॉइल के साथ कनेक्ट होती है, इंडक्शन टाइप वाट मीटर में कनेक्टेड होती है, हर जगह इंडक्शन रिले में लगती है। ठीक है, चैटरिंग रोकने के लिए होती है, चटचटाट की आवाज़ नहीं करेगा रिले। यहाँ सवाल पूछा है, शेडिंग रिंग है, फेज अंतर पैदा करना, स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करना। सी उत्तर देखो, इनिशिएट द रोटर मूवमेंट, रोटर को घुमाव प्रदान करे या घुमाव शुरू करे। ये लो, थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा करके दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सी उत्तर करके आना है पेपर में। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं हर मंडे। हालांकि वो वैसे तो कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए होता है, पर जब आप अब सेकेंड ईयर पास कर लेंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम की आपको भी तैयारी करनी है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, छोटे छोटे अपडेट होते हैं तो वहीं देते हैं। चलिए अगला सवाल, सबमर्सिबल पंप रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का इस्तेमाल करते हैं? देखो, अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि सर्वाधिक वाइंडिंग वायर कौन सी है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, तब तो करना है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। मध्यम क्षमता की हमारी जितनी भी डोमेस्टिक अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कूलर, पंखा, मिक्सर मोटर, इन सब में सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर ही होता है। लेकिन अगर पानी में डूबकर कोई काम करता है तो उसमें कॉपर की वायर होती है जिस पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा हुआ हो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है आपका जनरेटिंग स्टेशन वाले का। तो इसमें होती है पत्ती आकार का, पत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिप, या हिंदी में बोल सकते हो छड़, छड़ को बोलते हैं बार, यानी बार या सीधी कॉपर की छड़ें डली हुई होती है। अपने प्लांट वाले स्टेटर में यही है। ठीक है, अभी ए उत्तर करके आना आप, पीवीसी कॉपर वाला। अगला सवाल देखो,
कैपेसिटर मोटरों का डायग्राम देकर आपसे नाम पूछा जाएगा। जब वर्ष 2022 में एग्ज़ाम हुए तो हर शिफ्ट में तीनों मोटरें उन्होंने दी थी, ठीक है, कि इस मोटर का नाम क्या है, इस मोटर का नाम क्या है। कैपेसिटर की 3 मोटरें, पहचान करने का तरीका बताता हूँ। देखो इसमें देखो C1 नाम का कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और C2 यहाँ लगा हुआ है, 2 कैपेसिटर हो गए ना। तो इसका पहला ऑप्शन हो गया डबल कैपेसिटर मोटर। और ये नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन देंगे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ भी है डी ऑप्शन में। पहली पहचान। दूसरी पहचान है कि अगर आपको ये वाला पोर्शन ना ही दिया जाए, सिर्फ इतना हो, C1 यहाँ है और बस ये है, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच ना लगा हुआ हो और एक कैपेसिटर लगा हुआ हो केवल, तो वो है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच है नहीं तो कैपेसिटर को हटाएगा कौन। ये होती है हमारे छत पंखे में, सीलिंग फैन में परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। उसके बाद में एग्जांपल है, ये वाला पोर्शन ना हो, इतना डायग्राम हो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी हो, कैपेसिटर भी हो, तो ये कहलाती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। यानी इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो 75% गति के बाद में हट जाएगा। तो अभी आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसका डी उत्तर करना है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, क्योंकि डबल कैपेसिटर हो गई ना। कैपेसिटर की तीनों मोटरों का डायग्राम है, बड़ा सिंपल सा है, आ भी जाएगा, कर देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला सवाल देखो, दिष्टकारी डायोड को एलईडी कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है। जो हमारे पीएन जंक्शन डायोड होते हैं वो रेक्टिफायर डायोड कहलाते हैं। रेक्टिफायर डायोड की एक पहचान क्या है या काम क्या है कि ये एसी को डीसी करते हैं। एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी जब हम रेक्टिफायर डायोड को फॉरवर्ड में जोड़ते हैं तो वो एसी को डीसी रेक्टिफिकेशन करने का काम करते हैं, जबकि एलईडी को अगर हम फॉरवर्ड में जोड़ते हैं तो वो रेक्टिफिकेशन की बजाय हमें लाइट देती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। बात ये आती है कि हम रेक्टिफायर डायोड को एलईडी के साथ में काम में क्यों नहीं ले सकते। इसलिए नहीं कि वो लो पावर डिवाइस है, कम शक्ति वाली युक्ति है, तो वो पावर सहन नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखो, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। रेक्टिफायर यूनिट पूछ रहा है कि किसको हम ओवरलोड कर सकते हैं, तो ओवरलोडिंग रेक्टिफायर यूनिट हो सकती है, देखो ठीक है ना। परिवर्तक यानी कन्वर्टिंग डिवाइस पूछ रहा है। कन्वर्टिंग का मतलब होता है एसी को डीसी, यानी एसी को डीसी में करने वाली इनमें से 4 विधियां आपको दी गई है। किसको हम ओवरलोड कर सकते हैं, हम ओवरलोड कर सकते हैं रेक्टिफायर यूनिट को। क्यों कर सकते हैं, कर क्या मतलब हो सकती है, करते तो खैर नहीं है, क्योंकि रेक्टिफायर डैमेज भी हो सकते हैं, रिस्क रहती है। हो ऐसे सकता है कि इन सब में देखो मशीन है, और जब एक खैर मर्करी आर्क रेक्टिफायर को भी नहीं कर सकते, इन सब में मशीन है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ तो ओवरलोड रिले लगी रहती है, तो जैसे ही ओवरलोड होगा ट्रिपिंग आ जाएगी। तो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ए ऑप्शन कर देना। रेक्टिफायर यूनिट जो होता है वो हम ओवरलोड कर सकते हैं। अगला सवाल, इसमें से ऐसा कौन है जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में काम कर सके। इन्वर्टर वो होता है जो डीसी को एसी करता हो, और कन्वर्टर वो होता है जो एसी को डीसी करता हो। अब एक ऐसी मशीन जो एसी को डीसी, डीसी को एसी कर सके, उसे बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर पहला। तो अब रोटरी कन्वर्टर का ऑप्शन नहीं है। रोटरी कन्वर्टर अगर नहीं है तो फिर सिंक्रोनस कन्वर्टर इसका ऑप्शन कर देंगे, क्योंकि देखो रेक्टिफायर और डायोड, ये तीनों डिवाइस केवल कन्वर्टिंग डिवाइस के रूप में ही इस्तेमाल हो सकती है, यानी ये केवल एसी को डीसी करने के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है। वापस डीसी से एसी इनसे नहीं मिल सकता। रोटरी कन्वर्टर ऑप्शन आ जाए तो वो कर देना, और सिंक्रोनस कन्वर्टर है तो फिर ये तो करना ही है, ठीक है जी। अगला सवाल देखो, अल्टरनेटर का एक क्वेश्चन है जिसमें वो ये कह रहा है कि कोण अल्फा जो है ना वो 30 डिग्री है, पिच फैक्टर का मान बताओ कितना है। अब देखो इस क्वेश्चन को उन्होंने ना कितना आसान कर दिया। दरअसल पिच फैक्टर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि कोस अल्फा बटे 2। अब कोस अल्फा दे ही रखा है, निकालना ही नहीं है, नहीं तो कंपटीशन एग्जाम में तो सवाल ऐसे आता है कि कोस अल्फा भी हमें निकालना पड़ता है, और वो हमारे लिए टफ हो जाता है। कोई बात नहीं, बताता हूँ कोस अल्फा कहाँ से आता है। कंपटीशन एग्जाम के लिए जाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वास्तविक पिच कितनी है
अब जो एक्चुअल आपके पीछे है कैलकुलेशन वाली, और वो जिस पर आपने वाइंडिंग की वो कितनी है। जैसे यहाँ देखो 36 स्लॉट और 4 पोल है, तो हमारे हिसाब से 36/4 यानी पिच का मान कितना आया 9। लेकिन मान लो कि हमने पोल पिच ले रखी हो 7, तो डिफरेंस कितने का आ गया 2। तो यहाँ से वो अंतर निकलता है वास्तविक पिच का भाग दे करके, एक्चुअल वाली जो पिच होती है। यानी 9 - 7/9 और इनटू करना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको कोस अल्फा का मान मिलता है। फिर उसमें 2 का भाग दे करके कोस की वैल्यू निकालो। अब यहाँ देखो कितना है 30 डिग्री, 30 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आया 15। कोस 15 डिग्री का आपको मान निकालना है, कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर आएगा बी 0.965। और वैसे याद रखना कोस में जब मान बढ़ता है ना तो उसकी वैल्यू घटती है। कोस 90 का मान 0 होता है। और देखो आपको कोस से अपन पावर फैक्टर निकालते हैं। ITA में क्या होता है कि कोस की जो वैल्यू होती है उसी से पावर फैक्टर की वैल्यू आती है। तो फिर कम से कम कोस 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 वैल्यू तो आप याद रखो, अच्छे से सवाल करना। अगला सवाल देखो, घूर्णी फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर उपयोग करने का लाभ क्या है। देखो घूमने वाले भाग के आधार पर अल्टरनेटर होते हैं 2 तरह के, या तो फील्ड रोटेट करेगा या चालक रोटेट करेगा, यानी आर्मेचर रोटेट करेगा। फील्ड घूमने का मतलब ये है कि चालक नियत है, हम बड़ी मात्रा में उसमें चालक लगा सकते हैं, मैक्सिमम EMF उत्पन्न करवा सकते हैं, जिससे हमें बाहरी आउटपुट लेने में भी कोई स्लिपरिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटर से सीधी बस बार कनेक्ट कर देंगे और हमें आउटपुट में सप्लाई मिल जाएगी। यहाँ पर भी हमें 2 स्लिपरिंग लगाने ज़रूर पड़ेंगे, क्योंकि रोटर घूम रहा है और रोटर को DC देकर उत्तेजित करना है। उत्तेजित होने से वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, इसके लिए DC तो देनी पड़ेगी। यानी यहाँ हमें एक फ़ायदा है कि इसको प्लस और माइनस DC सप्लाई देने के लिए केवल मात्र 2 स्लिपरिंग लगाएंगे, चाहे अल्टरनेटर 3 फेज़ का स्टार में जुड़ा हुआ हो या 3 फेज़ का डेल्टा में जुड़ा हुआ हो। 3 या 4 स्लिपरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। डी उत्तर आएगा। केवल 2 स्लिपरिंग की आवश्यकता होगी, चाहे फेज की संख्या कितनी भी क्यों ना हो। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में करके ज़रूर आना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्टरनेटर के रोटर को DC प्रदान करने को क्या बोलते हैं। देखो रोटर को DC देना मतलब फील्ड को उत्तेजित करना, तो इसे अपन बोलते हैं एक्साइटेशन, यानी उत्तेजित करना। और उत्तेजित करने वाले को क्या बोलते हैं, एक्साइटर। ए ऑप्शन कर देना। हिंदी में बोलते हैं उत्तेजक, इंग्लिश में बोलेंगे एक्साइटर। और वैसे ध्यान रखो फील्ड को हमेशा एक्साइट करने के लिए DC सप्लाई ही दी जाती है, चाहे DC जनरेटर को एक्साइट करें, चाहे AC जनरेटर यानी अल्टरनेटर को एक्साइट करें, चाहे सिंक्रोनस मोटर के एक्साइटर को एक्साइट करें, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर की फील्ड को एक्साइट करें। सिंक्रोनस मोटर की तो फील्ड एक्साइटेशन बदल कर ही हम पावर फैक्टर बदल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखो अगला, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। 2 अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ते हैं और इस विधि को सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, 3 शर्तों का अनुपालन करना जरूरी है। और 3 शर्तें कौन सी है, दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम समान हो, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दोनों अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी समान हो, नहीं तो ट्रिप हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी गति पर निर्भर करती है, तो स्पीड एडजस्ट करके जनरेटर की स्पीड को नियत करके ग्रिड की स्पीड के साथ मैच करवा दिया जाता है। और उसके बाद में आता है टर्मिनल वोल्टेज सेम हो, यानी दोनों बस जिनको हम टाई कर रहे हैं यानी सिंक्रोनाइज कर रहे हैं उनकी वोल्टेज भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखो ऑप्शन में तीनों में से आपको एक ही ऑप्शन दिया है कि फेज क्रम एक समान होना चाहिए, बाकी 2 ऑप्शन दिए ही नहीं। आप वो दोनों और ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है। अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन का तो आएगा ही आएगा। देखो क्वेश्चन देखो, अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो विचुंबकन प्रभाव उत्पन्न होता है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे। DC जनरेटरों में आर्मेचर रिएक्शन 2 तरह की होती है, अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन 3 तरह की होती है। DC मशीनों में अल्टरनेटर की जो आर्मेचर की रिएक्शन है वो डिपेंड करती है फील्ड की एक्साइटेशन पर, जबकि अल्टरनेटर में डिपेंड करती है लोड का पावर फैक्टर कैसा था, भार पर निर्भर करती है। 3 तरह की में जिसमें पहला आता है विचुंबकन प्रभाव,
ये लैगिंग लोड हो तब है, और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए फील्ड के एम्पीयर टर्न बढ़ा दिए जाते हैं। फील्ड के एम्पीयर टर्न बढ़ाना यानी फील्ड की जो फ्लक्स है उसमें थोड़ी सी वृद्धि कर दो, जो एक्साइटेशन करंट फील्ड की ओर जा रही थी उस वैल्यू को बढ़ा दो। दूसरी होती है चुंबकन, ये आपकी मैग्नेटाइजिंग कहलाती है। ये तब होता है जब लीडिंग लोड हो, उस दौरान फील्ड की धारा को थोड़ा सा कम कर देते हैं। और तीसरा है क्रॉस चुंबकन, विरूपण बोलते हैं जिसे, ये इकाई पावर फैक्टर पे होती है। अगला सवाल, अल्टरनेटर का एक रोटर आपको दिखाया गया है, सेलिएंट पोल रोटर है, सी उत्तर कर देना। बेलनाकार रोटर में लंबाई ज़्यादा होती है, ये पहचान हो जाएगी। डायग्राम वाले क्वेश्चन आप खास तौर से पढ़ लेना, पेपर में बहुत ही ज़रूरी है, डायग्राम तो आ ही जाते हैं, ठीक है। सवाल देखो, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पूछा है। क्या सूत्र होता है? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड इंटू 100, यानी बिना भार के कितनी थी, भार संयोजित किया तो कितनी है, दोनों का अंतर देख करके भार की वोल्टेज के सापेक्ष वेरिएशन निकाल दिया जाता है। बी उत्तर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पंखा सर्किट में एक परमानेंट कैपेसिटर का हम उपयोग करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अभी बता चुका हूँ। सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इनमें हम फेज स्प्लिटिंग विधि का उपयोग करते हैं, यानी एक फेज को दो फेजों में बांटते हैं, और यहाँ कैपेसिटर फेज स्प्लिट करने के लिए ही होता है। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजन या बांटना, फेज और टॉर्क, यानी टॉर्क के लिए फेज को विभाजित करना, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करना, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाना, कोई भी ऑप्शन पेपर में आ जाए कर देना। और स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में लगता है, ये भी ध्यान रखना। अगर कैपेसिटर पैरेलल में लग गया ना तो वहाँ उसका उद्देश्य बदल जाता है, उस दौरान वो पावर फैक्टर सुधारने के लिए लगता है। सवाल देखो अगला, आच्छादित पोल पंखे की मोटर, शेडेड पोल मोटर हो गई, उसमें टॉर्क कैसे मिलता है? क्वेश्चन आ गया ना, वही घूम फिर के। शेडिंग रिंग, यूजिंग रिंग ऑन पोल, शेडिंग रिंग का उपयोग करेंगे पोल के ऊपर और मोटर में टॉर्क पैदा होगा। अगला सवाल, ध्वनि रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के लिए स्ट्रेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? दरअसल स्ट्रेसिस मोटर का रोटर जो होता है ना वो कठोर क्रोमियम स्टील का होता है। रोटर पर कोई स्लॉट नहीं होता, कोई टीथ नहीं होता, कोई वाइंडिंग नहीं होती। अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर भी इसे कहा जाता है, और इसके प्रचालन के दौरान कोई शोर नहीं होता है। नॉइसलेस ऑपरेशन इससे मिलता है, इसलिए जहाँ साउंड रिकॉर्ड करना है वहाँ कोई और शोर ही नहीं है, अच्छा साउंड रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक वाला बटन दबाएंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।